हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है फोर्थ डिग्रेशन स्टडीज जो है। फोर्थ डिग्रेशन स्टडी होती क्या है और इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, और एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन के टाइम पे ही इसे फोर्थ डिग्रेशन टेस्ट को लगाया जाता है या फिर कई बार बाद में इसका यूज होता है। फोर्थ डिग्रेशन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उस केस में भी स्टडी होती है। तो फोर्थ डिग्रेशन को समझना, पहले उसकी डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। और मेथड वैलिडेशन जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें फोर्थ डिग्रेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फोर्थ डिग्रेशन यूज टू द इंक्रीज द रेट ऑफ द केमिकल डिग्रेशन और फिजिकल चेंज होने प्रोडक्ट, मतलब आपके प्रोडक्ट में फिजिकली और केमिकली क्या चेंजेस पड़ते हैं, उसकी स्टडी के लिए हमें फोर्थ डिग्रेशन टेस्ट लगाना पड़ता है या परफॉर्म करना पड़ता है। फोर्थ डिग्रेशन जो स्टडी होती है, ये ड्रग प्रोडक्ट हो या फिर ड्रग सबस्टांस। ड्रग सबस्टांस का मतलब यहाँ पे एपीआई रॉ मटेरियल है, और ड्रग प्रोडक्ट है फिनिश प्रोडक्ट है। तो जो ड्रग सबस्टांस में अगर सॉलिड है, तो सॉलिड केज में कौन कौन से पैरामीटर लगाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे फोटोलाइटिक है, थर्मल है, ह्यूमिडिटी। अभी आगे आपको पता चलेगा ये होती क्या है। और अगर सॉल्यूशन है या फिर सस्पेंशन है, तो मतलब लिक्विड है अगर, तो उस केस में एसिड बेस लगाया जाता है, हाइड्रोलाइसिस लगाए जाते हैं और ऑक्सीडेटिव लगाया जाता है। उसके बाद करें हम ड्रग प्रोडक्ट के लिए, तो ड्रग प्रोडक्ट अगर सॉलिड है, ये भी तीन जो पार्ट है, थ्री पार्ट में डिवाइड हो रखा है। सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, सॉल्यूशन है। तो जो ड्रग प्रोडक्ट है वो सॉलिड के केस में फोटोलाइटिक, थर्मल थर्मल ह्यूमिडिटी, ऑक्सीडेटिव। यहाँ सेमी सॉलिड है तो फोटोलाइटिक, थर्मल थर्मल ह्यूमिडिटी। और अगर सॉल्यूशन है यानी लिक्विड है, तो या सस्पेंशन है, लिक्विड है, तो यहाँ पे कौन कौन से होंगे, फोटोलाइटिक, थर्मल और ऑक्सीडेटिव। तो ये जो भी कंडीशनें होती है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये परफॉर्म किए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ड्रग सब्सटेंस में कौन से होते हैं और ड्रग प्रोडक्ट में कौन कौन से होते हैं। अब बात करते हैं कि जो फोर डिग्रेशन होते हैं वो कितने टाइप से हम कर सकते हैं, उसका परफॉर्मेंस हमें कौन कौन सी टेस्टिंग में करना पड़ता है। जैसे एसिड डिग्रेशन होता है, ये हाइड्रोलाइसिस होता है, ये दोनों कौन कौन से, एसिड हो या फिर एल्काइली हो। उसके बाद हम परोक्साइड से भी करते हैं, जिससे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। थर्मल डिग्रेशन होता है सॉल्यूशन के लिए, अगर आपने सॉल्यूशन बनाया है तो सॉल्यूशन का डिग्रेशन करेंगे। या फिर फोटोलाइटिक डिग्रेशन है। थर्मल डिग्रेशन फॉर सॉलिड के लिए अलग होता है, और ह्यूमिडिटी डिग्रेशन। अगर हम एसिड डिग्रेडेशन की बात करें, तो इसमें होता क्या है कि आपकी जो सैंपल प्रिपरेशन होती है, सैंपल प्रिपरेशन जैसे मेथड वैलिडेशन में आपका सैंपल बनता है, सैंपल बनने के बाद उसमें अलग से स्पाइस यानी ऐड किया जाता है। 5 ml का HCl किया जाता है और उसको वाटर बाथ में रखा जाता है 120 मिनट के लिए, और 880 टेम्परेचर पे से रखना पड़ता है। ऐसे हम एल्काइलिन की बात करें तो उसके लिए 5 ml 1 m का इन्वेस्ट लेना पड़ता है, वाटर बाथ में रखना पड़ता है 15 मिनट के लिए, और इसका टेम्परेचर कितना हो जाए, 80 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। फिर हम परोक्साइड की बात करें तो 5 ml 30% का परोक्साइड सॉल्यूशन बनाएंगे, जिससे हम रूम टेम्परेचर के लिए 40 मिनट के लिए रखेंगे। फिर हम बात करते हैं थर्मल डिग्रेडेशन की, बात करते हैं सॉल्यूशन के लिए, कीप इन द वाटर बाथ फॉर 2 आवर, यानी आपका जो सॉल्यूशन बन गया है सैंपल प्रिपरेशन का, उसके बाद हम इसे 2 आवर के लिए रखते हैं और 80 डिग्री पे। उसके बाद हम फोटोलाइटिक के लिए करते हैं, तो फोटोलाइटिक में हम फोटो जो स्टेबिलिटी चैम्बर होते हैं उसमें रखते हैं, उसे 1.2 मिलियन लक्स देना पड़ता है इसे, और इसकी 200 वाट की पर आवर की इसकी क्या रहती है, इंटेंसिटी रहती है। तो ये चीज़ भी रहता है, यूवी रहता है इसका, जो भी रहता है यूवी के लिए हमें रखना पड़ता है इंटेंसिटी, ये सब 200 वाट का होता है, और यहाँ पे 1.2 मिलियन के लिए लक्स रखना पड़ता है। थर्मल डिग्रेडेशन के बाद सॉलिड की बात करें तो इसके लिए जो सॉलिड पाउडर होता है उसे 105 डिग्री पे रखना पड़ता है 2 आवर के लिए। और ह्यूमिडिटी डिग्रेडेशन के लिए हमें ह्यूमिडिटी 40 और 75 लिए 24 आवर के लिए रखना पड़ता है। तो ये जो मैंने अभी टेबल बनाई, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर एक बार जरूर इस चीज़ को लर्न करें, और आपको इस समझ में भी आ गया होगा। फिर भी आपकी अगर कुछ क्वेरी रहती है तो आप जरूर कमेंट करें। अब बात करते हैं कि डिग्रेडेशन के लिए हमें सैंपल कैसे बनाते हैं, या स्ट्रेस, यहाँ पे ट्रीटेड कंडीशन है। स्ट्रेस का मतलब होता है जिसमें हमें सैंपल को हमने ट्रीट किया है, सैंपल हमने कैसे बनाना है उसे हम ट्रीट या स्ट्रेस सैंपल कहेंगे। तो अभी सैंपल प्रिपरेशन एज पर मेथड प्रिपरेशन, अगर आपने सैंपल प्रिपरेशन मेथड प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग जो बनता है वो आपने सपोज यहाँ पे लेना है, टेक 200 mg सैंपल इन 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और डाइल्यूट वॉल्यूम मिक्स वेट, यानी जो सैंपल है वो सैंपल 200 mg लेना है और उसको 100 ml के वॉल्यूमेट्रिक में उसके बाद उसे मिक्स करना है। बट अगर हम इसी को एसिड की तरह ट्रीट करेंगे तो हम कैसे सैंपल को बनाएंगे, सैंपल प्रिपरेशन कैसे होगी, फिर टेक 200 mg सैंपल इन 100 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, और यहाँ पे ऐड हम 5 ml, जो अभी मैंने टेबल में बताया था वैसे यहाँ पे बता रहा हूँ कि 5 ml हम अलग से इसमें ऐड करते हैं। फिर डाइल्यूट वॉल्यूमेट्री मिक्स वेल एंड कीप इन द
120 मिनट एट 80 डिग्री। तो ये चीज़ें अब ऐसे ही एल्काइल के लिए कैसे बनाना है, यहाँ पे 5 ml का NaOH रखना ऐड करना है। अगर हम पेरोक्साइड की बात करें तो पेरोक्साइड में भी हमें यहाँ पे सैंपल जैसे 200 ml वॉल्यूमेट्रिक में, उसके बाद क्या करना है 5 ml का इसमें 30% जो भी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालना है, और उससे हम कितने 40 मिनट तक हमें सैंपल को स्टैंड बाय रखना है। ऐसे थर्मल के लिए हमें कैसे बनाना है, जो कि वाटर बाथ में रखना है 2 आवर के लिए। फोटोलाइटिक में हमें लक्स पे रखना है, 1.2 मिलियन लक्स पे रखना है और 200 वॉट पे लगना है। और यहाँ पे थर्मल सॉलिड के लिए अगर करें तो थर्मल सॉलिड के लिए हमें 105 डिग्री पे रखना है 2 आवर के लिए। ह्यूमिडिटी के लिए हमें ह्यूमिडिटी कितने पे रखना है 40 और 75 रखना है 24 आवर के लिए। ये सैंपल को ऐसे ट्रीट किया जाता है कि अगर सैंपल कभी मार्केट में इन कंडीशनों में अभी कभी रहे तो उससे हमारी इम्प्यूरिटी या फिर हमारे जो एसे है उसमें क्या फ़र्क पड़ सकता है या फिर क्या डिफरेंसेस ऐसे आ सकते हैं। तो इसलिए हमें पहले से ही इसमें ऑटोमेटिक ट्रीट करना पड़ता है। मतलब हम इस सैंपल को एक जानबूझ के क्या कर रहे हैं कि ट्रीट कर रहे हैं। मतलब हमने हमें बताया कि ये एसिड नहीं है हमारा सैंपल, बट हमने क्या है उसके जानबूझ के हमने उसे एसिड में बना दिया है कि अगर हमने कुछ किसी भी फिजिकल पैरामीटर की वजह से एसिड कंडीशन आ जाती है तो उस कंडीशन हमारे रिजल्ट में कितना फर्क पड़ेगा या हमारी इम्प्यूरिटी पे कितना फर्क पड़ेगा, ये चीज़ें देखी जाती हैं। इसलिए सभी चीज़ें एल्काइनी हो या पेरोक्साइड हो या थर्मल हो, मतलब लाइट की क्या प्रॉब्लम आ सकती है, लाइट से कितना डिग्रेड हो सकता है प्रोडक्ट, तो ये सब चीज़ों के लिए स्टडी की जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी कैलकुलेशन कैसी होती है और क्या क्या समझेंगे आप इसमें। इसमें देखो यहाँ पे कंडीशन है जो हमारे एज अ सैंपल है जो अनट्रीट है, मतलब इसको हमने ट्रीट नहीं किया है। ट्रीट का मतलब होता है कि जिसमें हमने एसिड डाल दिया है, NaOH डाल दिए हैं, इसको हम ट्रीट कहेंगे। और अनट्रीट मतलब जो हमारा एक्चुअल जो सैंपल बनता है वैसे। तो हमने इसमें देखा कि परसेंटेज अननोन इम्प्यूरिटी की हमारी 0.014 आई है, टोटल इम्प्यूरिटी हमारी 0.028 आई, और एस से जो हमने इसका लगाया हुआ है 99.85, यानी एक ही सैंपल में हमें RS और एस से दोनों लगाने होते हैं, जिसमें हम RS भी देखते हैं और एस से भी देखते हैं। सेम इसी कंडीशन में जिसमें हमने ट्रीट किया है, ट्रीट में हमारा जो अननोन इम्प्यूरिटी थी वो है 10.806 और जो टोटल इम्प्यूरिटी थी वो 14.647 आई, और जो एस है हमारा टोटल वो 85.19 है। क्यों कम आया? क्योंकि यहाँ पे हमारी इम्प्यूरिटी बढ़ेगी। जैसे जैसे हमारी इम्प्यूरिटी ग्रोथ होगी, इंक्रीज होगा, तो हमारा जो एस होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर हम डिग्रेशन की बात करें कि एस में कितना डिफरेंट आया दोनों में, कौन कौन से हमारा अनट्रेंड और जो ट्रीटेड सैंपल है, तो उसमें 14.66% आया। इसके लिए हमें परसेंटेज मास बैलेंस निकालना पड़ता है। परसेंटेज मास बैलेंस होता क्या है, उसके लिए हमारे जो फॉर्मूला है मास ऑफ द ट्रीट सैंपल इंटू 100 डिवाइडेड टोटल मास ऑफ द अनट्रीट सैंपल, यानी जो हमने ट्रीट सैंपल किया है जिसके लिए हमें एसिड में या फिर पेरोक्साइड थर्मल जिसमें भी हमें ट्रीट किया है इंटू 100 डिवाइडेड टोटल मास ऑफ ए। तो टोटल मास हमारा जो इसका रहेगा अनट्रीट का, टोटल मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारी टोटल इम्प्यूरिटी आई है 0.028 प्लस 99.85 हमारा ऐसे था, ऐसे ही हमारा 14.647 प्लस 85.19 हमारा जो ऐसे आया था, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करके फिर इनटू 100 करके हमारा 99.96% आया। और इसकी जो लिमिट होती है वो 90 से 110 के बीच होना चाहिए। तो इसका मतलब जो हमने मास बैलेंस निकाला वो हमारा पास है। तो ऐसे ही देखा जाता है। अगर ये फेल हो जाता है, कम आ जाता है, उस हिसाब से फिर सैंपल की हमें देखना पड़ता है कि ये सैंपल जो है ये 4 डिग्रेशन की कंडीशन में हमारा फेल हो जाएगा। इस वजह से आगे फिर उसमें अलग से ट्रीट किया जाता है। अब बात करते हैं कि सीक्वेंस बनती कैसी है। सीक्वेंस बनाने के लिए जो हमारा ब्लैंक है, ब्लैंक भी बनाना पड़ता है हमें, वैसे ट्रीट करना पड़ता है हमें। तो इसलिए जो भी स्ट्रेस सैंपल है ट्रीटेड जाए हमारा HCl के साथ, एल्काइनिटी के साथ, वैसे हमें ब्लैंक में भी प्लेसिबो भी ट्रीट करना होता है। अगर SST तो SST लगाते हैं, स्टैंडर्ड है तो हमारा 5 ml स्टैंडर्ड लगता है, यहाँ पे 5 इंजेक्शन लगते हैं। उसके बाद सैंपल है, ये सैंपल जो होता है ये पहले अनट्रीट वाला है, जो हमारा एक्चुअल सैंपल बनता है उसके 2 इंजेक्शन लगेंगे। और फिर जो सैंपल ट्रेस यानी एसिड डिग्रेशन किया है या फिर अदर और डिग्रेशन, अदर में पेरोक्साइड किया है, एल्काइनिटी जो भी किया है, उस टेस्ट उसकी जो सैंपल बनेंगे उसकी वाइल रखने के बाद हमें HPLC पे ट्रीट का HPLC परफॉर्म करते हैं, जिससे हमें RS प्लस SC निकालने पड़ते हैं। कैलकुलेशन जैसे मेथड वैलिडेशन के प्रिसीजन में होता है, मेथड वैलिडेशन प्रिसीजन, मेथड वैलिडेशन यानी मतलब जो भी MP है मेथड प्रिसीजन है, मेथड प्रिसीजन के जो भी कैलकुलेशन होती है वैसी कैलकुलेशन हम ऐसे करते हैं और फिर हम ऐसे कैलकुलेशन करके ऐसे हम रिजल्ट निकालते हैं। फिर भी अगर आपका कुछ और भी क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट करें, मैं आपको जो भी क्वेरी रहेगी आपको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और थैंक यू फ्रेंड, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक
सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये एक सीरीज़ थी मेथड वैलिडेशन की, ये इसके जो प्ले लिस्ट में मैंने सभी वीडियो डाली है, आप जरूर प्ले लिस्ट में सभी वीडियो को देखें, तो जिससे कि आपको मेथड वैलिडेशन के बारे में और भी पता चल जाएगा कि एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन करते कैसे हैं, कैसे परफॉर्म किया करते हैं और उसकी क्या क्या लिमिटें होती है। ओके फ्रेंड, थैंक यू।